वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोगों का जो आज थीम है क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय देख लें कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और समीकरण क्या है। ठीक है, देखिए हम अपने दैनिक जीवन में ना बहुत सारे परिवर्तन देखते रहते हैं, बहुत सारे बदलाव आपको नजर आता होगा। जैसे देखिए दूध से दही बनना, ये एक तरह का परिवर्तन बदलाव है। कांच के ग्लास का टूट जाना, शीशा का जो ग्लास है वह गिरा, उसकी आकृति बदल गई, ये क्या है? परिवर्तन है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई खाद्य पदार्थ आपके घरों में है और वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? खट्टे हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है, ये भी एक प्रकार का क्या है? क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है, नहीं परिवर्तन है। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर यह कैसे होती है, किन किन क्रियाओं में होता है, किस तरह का परिवर्तन होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग इसमें देखेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। क्लियर? अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर आपसे कोई पूछे अरे भाई बताओ रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई दो पदार्थ, समझेंगे, जब कोई दो पदार्थ जुड़कर या टूटकर कोई नई पदार्थ बनाती है, ठीक है, इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम लोग? एक उदाहरण लीजिए, जैसे आप हाइड्रोजन लीजिए और एक जल लीजिए, सॉरी ये ऑक्सीजन लीजिए, हाइड्रोजन लीजिए और ऑक्सीजन लीजिए, दोनों को एक जगह मिलाइए, एक अनुपात में मिलाइए। मिलाने के बाद दोनों को जब एक जगह मिला देंगे तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगी? जल में। अब देखिए, ना तो उसमें हाइड्रोजन वाला गुण है, ना ही जल वाला गुण है, ये सॉरी ऑक्सीजन वाला गुण है, ना ही उसमें हाइड्रोजन वाला गुण है और ना ही ऑक्सीजन वाला गुण है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम लोग? इसी तरह से दूसरा उदाहरण लीजिए, एक क्लोरीन लीजिए और एक क्या लीजिए? एक क्लोरीन लीजिए, जैसे H+Cl, दूसरा लीजिए, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, दोनों को मिलाइए, बनेगा 2HCl। क्या बनेगा? 2HCl। अब यहां जो बनेगा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें ना तो हाइड्रोजन वाला गुण है ना ही क्लोरीन वाला गुण है ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत? तो कोई आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जब कोई दो पदार्थ या तो जुड़ती है या कोई पदार्थ टूटती है, टूट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है और पहले वाले मौजूद गुण से वो भिन्न गुण वाली होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। जब पहले वाले गुण से वो क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसीय अवस्था में है और उसको मिला देंगे, बन जाएगी द्रव, ये हो जाएगी द्रव अवस्था में, यानी जल। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन लीजिए और दूसरा और पदार्थ लीजिए हाइड्रोजन, और इसको मिला दीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब दोनों के गुण से भिन्न गुण वाले होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या आप अपने घरों में ही उदाहरण लीजिए ना, दूध खाए हैं कि नहीं खाए हैं आप लोग? कैसा होता है? मीठा होता है। दूध कैसा होता है हमारा? मीठा। और उसी का जब दही बन जाता है, उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा हो जाता है। गुणमा क्या हो गई? बदल गई। इसी को तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाती है, लेकिन फिलहाल ये जो काम हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे हमारा है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं कि जो अभिकारक होते हैं ना, या तो टूटते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं और गुण में परिवर्तन ला देते हैं, भिन्न देते हैं। देखिए, पहले या तो टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं और जुड़ करके पहले वाले गुण से क्या हो जाते हैं? भिन्न गुण वाले हो जाते हैं, जो अभी हमने बताया। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में ना दो बातें हमको समझ में आई कि जो पदार्थ भाग लेते हैं फिर बनते हैं, भाग लेते हैं बनते हैं, तो भाग लेने वाले को क्या बोलेंगे? तो अभिकारक। अगर कोई पूछे कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभिकारक।
और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है ना उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। भाग लेता है अभिकारक, बनता है उसे उत्पाद। जैसे देखिए अभी आपने एक उदाहरण दे रखा है यहां, एक उदाहरण लीजिए H2 प्लस O, तीर H2O है ना, ये क्या है? हाइड्रोजन है, और ये क्या है हमारा? ऑक्सीजन है। बन क्या गया हमारा? जल। ये जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं इसको कहते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ना वो क्या है? अभिकारक है। इसको लिख ही लेते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उत्पाद। क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो अभिकारक हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनने वाले पदार्थ हैं वो उत्पाद हैं। नाउ एनी प्रॉब्लम? किसी को डाउट? आगे चलें क्या? तो हम लोग अभी तक 3 बातें देखा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ या तो टूटता है या जुड़ता है, जुड़ करके एक नई पदार्थ बनाती है जो पहले वाले पदार्थ के गुण से भिन्न गुण वाले होते हैं, नहीं तो उसको कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। फिर हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और उसके बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। यहां तक कोई डाउट? आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं, अगर आप कोई रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है इस पर ध्यान देना है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या उत्पन्न होते हैं? गैस। अब कहेगा सर जी हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए एक उदाहरण देते हैं आपको। आपके घरों में दिवाली के दिनों में घर में सफेदी कराने के लिए यानी कि चूना कराने के लिए आपके पिताजी दुकान से एक बोरी में चूना लाते हैं ना, वो कली चूना है। वो याद रखेंगे क्या है? कली चूना। उसको कहते हैं हम लोग अनबुझा चूना। याद रखिएगा क्या नाम उसका? कली चूना या अनबुझा चूना। उसका सूत्र होता है, याद रखेंगे आप लोग, उसका सूत्र क्या होता है हमारा? CaO। क्या सूत्र होता है? कली चूना का सूत्र पूछेगा आपसे, क्या बोलेंगे? CaO, अनबुझा चूना या कली चूना। ठीक है, अब आपके पिताजी लाए और उसको क्या कर दिए? पानी में रख दिए, यानी H2O, जल में रख दिए। अब यहां क्या हुआ कि एक अभिक्रिया शुरू हुई, और देखिएगा उसके बाद ना एक धुआं जैसा ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जैसे ही पानी में यानी जल में आप चूना को डालेंगे तो उसमें क्या हो गई? धुआं जैसा एक पदार्थ ऊपर उठेगा ना, उठता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? गैस। यानी गैस की प्राप्ति होती है, नहीं होती है, और बन जाता है क्या? तो Ca कोष्टक OH बंद 2, ये अनबुझा चूना है। ये क्या है हमारा? अनबुझा। और ये क्या हमारा? बुझा चूना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बुझा चूना। यानी आपसे कभी कभी पूछता है कि बताइए भाई दीवार की सफेदी करने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो बुझा चूना। कौन चूना? यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या है ये हमारा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर? अगर रासायनिक भाषा में बोलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, और अपनी बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो अनबुझा चूना। क्या बोलेंगे हम लोग? अनबुझा चूना, बुझा चूना, है ना। तो अब आपसे वहां पर पूछता है तो लिखेंगे बुझा हुआ चूना, क्योंकि उसमें पानी डाल दिए हैं तो लिखेंगे बुझा हुआ चूना। अनबुझा जो दुकान से लाते हैं खरीद करके, तोन वाला। ठीक है, चलिए तो यहां तक समझ गए कि पहला गैस की उत्पत्ति कहां होती है? तो हमने बता दिया एक उदाहरण। कहां? जब हम लोग चूना को पानी में डालते हैं तो गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा हमारा है अवक्षेप का बनना, यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो क्या बनते हैं? अवक्षेप बनते हैं। जैसे उदाहरण है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। क्या डालेंगे हम लोग? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जैसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डालेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डालेंगे तो उस पर दही जैसी एक सफेद छा जाती है, परत जम जाती है। इसको कहते हैं हम लोग अवक्षेप बनना। ऐसे समझ लीजिए ना देहाती में। अरे दही वाला आइसक्रीम खाए हैं कि नहीं खाए हैं आप लोग? 5 रुपया में देता होगा, एकदम निकालते हैं, एकदम पूरा दही लटकल रहता है, एकदम चौप चाप के खाते हैं हम लोग। क्या जी? ठंडा के गर्मी के दिनों में आइसक्रीम नहीं आता है लकड़ी वाला, उजला उजला,
वो क्या है, एक तरह से अवक्षेप, उसको समझ लीजिए। क्लियर? तो अवक्षेप का आंसर है सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डालते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डालते हैं तो उस पर दही अवक्षेप जैसी संरचना जम जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवक्षेप का बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आगे है रंग परिवर्तन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो रंग परिवर्तन, ऐसा नहीं कि सब जगह रंग परिवर्तन होता है, लेकिन कभी कभी रंग परिवर्तन भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा एक उदाहरण, दूध से दही बनना, क्या उसका रंग का परिवर्तन हुआ? क्या दूध कैसा होता है? उजला। दही कैसा होता है? उजला। लेकिन गुण तो बदल गया। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हुआ, लेकिन क्या उसका रंग परिवर्तन हुआ? नहीं ना हुआ। लेकिन यहां कह रहा है रंग परिवर्तन। तब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं में, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रंग में क्या होती है? परिवर्तन होती है। जैसे आप मान लीजिए कोई उदाहरण, पोटेशियम परमनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालिए, जैसे डालेंगे ना उसके रंग में क्या हो जाएंगे? परिवर्तन देखने को मिलेगा, देखने को परिवर्तन मिलेगा। या दूसरा ले लीजिए उदाहरण, अपने घरों वाला ही ले लीजिए। हल्दी पाउडर देखे होंगे, हल्दी पाउडर जो खाना में हम लोग यूज करते हैं, क्लियर? उस पर ना थोड़ा सा नींबू डालिए, हल्दी का रंग कैसा होता है मेरे भाई? पीला होता है। और नींबू का रस डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, वो गेरुआ रंग का हो जाएगा पूरा। अच्छा, परिवर्तन हुआ रंग का ना, यही तो रासायनिक परिवर्तन है भाई। ठीक है, तो आपने देखा क्या मेरे भाई कि पहला हमारा रंग में परिवर्तन, क्लियर? आगे है ताप में परिवर्तन। ताप में भी परिवर्तन हो जाती है, या तो ताप बढ़ सकता है या घट सकता है। जब आप भोजन कर लेते हैं, आपके शरीर में भोजन जब पचता है ना, जब जाता है शरीर में, टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम लोग मांस मछली को खाना समझते हैं, मादक पेय पदार्थ है, नहीं समझते हैं लोग। ऋषि मुनि कहते हैं नहीं खाने के लिए, क्यों जानते हैं? क्योंकि जो वो गर्म चीजें हैं जब आपके शरीर के अंदर जाएगी तो आपके शरीर के टेम्परेचर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। आपके शरीर के टेम्परेचर को क्या करती है? बढ़ा देती है। यानी वहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। भोजन जो पचता है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है। या तापमान बढ़ेगा या तापमान घटेगा। दूसरा उदाहरण बताएं। देखिए आपके घर में अभी चूना वाला कहानी हमने दिखाया था ना, एक टीन का डब्बा लीजिए, टीन का डब्बा, उसमें पानी भरिए, अब थोड़ा सा चूना डालिए, अब थोड़ा सा आप टीन में हाथ सटा के देखिए, कैसा महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। अभी पानी डाले थे तो गर्म था पानी? नहीं था। उसमें जब आप चूना डाले तो उसका गर्मी आ गया भाई, ये कैसे हुआ? तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण। किसके कारण? वहां जल और चूना ना दोनों अभिक्रिया कर लिया। जल और चूना क्या कर लिया? अभिक्रिया कर लिया। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ताप में परिवर्तन। यार देखिए ताप कम भी सकता है, ऐसा नहीं कि ताप बढ़ता है, कभी कभी ताप कमता भी है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं। नंबर 1 गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन और ताप में। अगला हमारा है अवस्था में परिवर्तन। देखिए आपके अवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जैसे उदाहरण लीजिए ना आप, कोई उदाहरण जो जिसमें अवस्था में क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। अभी आपने देखा दूध, दूध कैसा होता है? तरल। लेकिन जैसे ही दही में परिवर्तन हो जाती है उसका आकार क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है, नहीं हो जाता है? थोड़ा सा उसका संरचना, आकार, आकृति में क्या हो जाता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। यही तो हम देख रहे थे, अवस्था में क्या हो जाती है उसकी? परिवर्तन। और सारे उदाहरण है। तो आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक और उत्पाद क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं। आशा करते हैं इतना तक समझ में आ गया होगा। आगे चलें। हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाएं के क्या क्या विशेषताएं हैं। चलते हैं आगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? देखिए रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हुई उसको सूत्र या संकेत में लिख देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सूत्र या संकेत में लिखते हैं, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे अभी आप सुनिएगा, हम बात को कह रहे हैं, समझिएगा कि जैसे आपने अभी देखा कि हाइड्रोजन के
दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर जल बनाती है। हो गया। अब अभी जो देख रहे हैं लिखा हुआ है, ऐसे हम जो बोले हैं उसी को सुनिएगा, हमने स्पष्ट लिखा नहीं है। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर जल बनाती है। ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या हमारा है? शब्द है। ये क्या हमारा शब्द है? शब्द समीकरण इसको कह सकते हैं। लेकिन जब इसी को कहे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इसी चीज को ना हम सूत्र में लिख देते हैं H2 प्लस O तीर H2O। दूसरा, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। जैसे दूसरा लेते हैं सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक बनाती है। ये सब क्या हमारा शब्द है, लेकिन इसी चीज को हम सूत्र में लिखते हैं। सोडियम Na, क्लोरीन Cl तीर NaCl। ये जो आपने सूत्र या संकेत में लिखा ना, ये क्या कहलाया? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? इसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप इस शब्द लिखे हुए थे, शब्दे को यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को ही हमने सूत्र में लिख दिया। किसमें लिख दिया? सूत्र या संकेत में लिख दिया। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी सूत्र या संकेत में, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत में जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। किसी को दिक्कत? तो अभी तक आप देख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। क्लियर? अब आगे हम चलिए भाई जी, तो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम पढ़े कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। समीकरण किसे कहते हैं समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत में लिखते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण के नियम क्या है भाई, कैसे लिखेंगे उसको? तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, पहला कि कोई भी अभिकारक होगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ना, वो बाईं ओर लिखाती है। जब भी हम शुरू करेंगे बाईं ओर। जैसे एक देखिए उदाहरण, अभी आप उदाहरण पढ़ रहे थे कि हमने जल को तोड़ा, जल को गर्म किया, तो बन क्या गया हमारा? तब बना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना। तो ये जो जल है ना, यानी 2H2O समझिए, ये जल है, ये अभिकारक है, इसको हम बाईं ओर ही रखेंगे। और ये बना जो हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2, ये क्या बन गया हमारा? उत्पाद। तो ये जाएगा दाईं ओर, है ना। अब ऐसा नहीं कि इसको तुम इधर कर देना, इसको इधर कर देना, तब गलत हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी अभिकारक को हमेशा कहां रखेंगे हम लोग? बाईं ओर। पहला नियम रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या? तो अभिकारक को कहां रखेंगे हम लोग? बाईं ओर। दूसरा है, अगर दो या दो से ज्यादा अभिकारक हो, दो या दो से ज्यादा अभिकारक हो, तो दोनों के बीच में प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस। जैसे अभी आपने उदाहरण देखा कि एक Na यानी सोडियम और दूसरा क्लोरीन, और दोनों के बीच में क्या लगाना है आपको? प्लस लगाना है। ये अभिकारक हैं, तो इसके बीच में क्या लगाना है? प्लस। दो या दो से ज्यादा अभिकारक होगा तो दोनों के बीच में क्या लगाइयो? प्लस लगाइयो, है ना। तीसरा नियम, प्रतिफल को हम लोग दाईं ओर लिखेंगे। अभिकारक को बाईं ओर तो प्रतिफल को दाईं ओर। अगर प्रतिफल भी दो या दो से ज्यादा हो तो उसमें भी प्लस लगाना, है ना। दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना, जोड़ वाला चिन्ह। और अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह लगाना है, तीर ऐसे, ठीक है। अब उल्टा मत तीर लगा देना, इधर मत लगा देना, है ना। ये आगे देखेंगे हम लोग कैसे लगाएंगे इसको, लेकिन फिलहाल समझिए कि अभिकारक अगर बाईं ओर है तो तीर जो है बाईं से निकलकर दाईं ओर जाएगी और तीर के निशान पर होगी उत्पाद। तीर के निशान पर होगी उत्पाद। जैसे तीर अगर आप ऐसे लगाते हैं ना तो उत्पाद यहां होगा, ठीक है, यानी तीर पर दाईं तरफ। जैसे यहां बनेगा NaCl। समझ रहे ना? अब समझ गए कैसे लिखेंगे? तो रासायनिक समीकरण लिखने के गुण,
क्या क्या गुण? अभिकारक को बाईं ओर, दो अभिकारक हो उसके बीच में प्लस का चिन्ह, उत्पाद को दाईं ओर, दो उत्पाद हो तो उसके बीच में तीर का प्लस का चिन्ह, और अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह होना जरूरी है। यानी ये बताता है कि ये अभिकारक, कोई पूछेगा तीर का चिन्ह क्यों लगाते हैं भाई, तो लिखिएगा कि तीर का चिन्ह अगर नहीं लगावेंगे ना तो अभिकारक का उत्पाद दोनों फेटा पे जाएगा, पते नहीं चलेगा कि कौन अभिकारक का कौन उत्पाद। तो एकरे खातिर तीर बीच में लगा देते हैं, तीर कि तीर से पहले वाला अभिकारक और तीर के नोक वाला उत्पाद। कोई दिक्कत? तीर के नोक पर जो रहेगा उत्पाद होगा, ठीक है। तो तीर चिन्ह क्यों पर है योग्य है? अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए। क्लियर? अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए। एनी प्रॉब्लम? चलते हैं अब आगे, हम लोग पढ़ते हैं हमारा क्या कहता है। देखिए आगे कह रहा है कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि रे भाई बताओ तो संतुलित केकरा कहते हैं, तो संतुलित का मतलब हुआ बराबर बराबर, संतुलित का मतलब बराबर बराबर, असंतुलित का मतलब बराबर नहीं, बराबर नहीं। क्लियर? अब आपसे कोई पूछे कि भाई नहीं समझे इसको, समझिए ऐसे, एक तराजू ले लीजिए, तराजू देखे हैं ना, उसमें दो पलड़े होते हैं, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। अब एक तरफ बांट दीजिए 1 केजी, एक तरफ चावल डालिए। अगर वाट वाला बटखारा नीचे झुका हुआ, चावल वाला ऊपर टिंग गया, इसका मतलब कि बराबर नहीं हुआ। बराबर हुआ? या चावल वाला नीचे झुक गया, वाट वाला ऊपर हो गया तो बराबर हुआ? बराबर नहीं हुआ। लेकिन दोनों जब बराबर में आ जाएगा एक रंग का, यानी कि इधर वाली भार, वाट वाली भार, चावल वाली भार बराबर बराबर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संतुलित। क्या बोलेंगे? संतुलित। ठीक सेम कहानी यहां पर चल रही है कि अभिकारक में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या है और उत्पाद में उपस्थित परमाणु या अणु की जो संख्या है, जब दोनों बराबर बराबर हो जाए तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? कि जब जब अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या दोनों जब बराबर बराबर हो जाए तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे देखिए हम एक लेते हैं उदाहरण, अभी 2H2O, यहां हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 दूनी 4। कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 2। लेकिन यहां बनेंगे तो 2H2 प्लस O2। इधर भी हाइड्रोजन कितने? 4। ऑक्सीजन कितने? तो 2। अब देखिए क्या दोनों बराबर हैं? तो अभिकारक में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या है, उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। इसी को तो संतुलित कहेंगे। चलते हैं दूसरा लेते हैं उदाहरण। एक लीजिए आप उदाहरण 2, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा लेते हैं, H2 प्लस Cl2। यहां भी हाइड्रोजन कितने? क्लोरीन कितने? 2। अब यहां बनेगा 2HCl, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हुए? 2। क्लोरीन भी कितने हो गए? 2। देखिए अगर ये दोनों से पहले रहेगा तो ये दोनों के लिए हुआ, ये दोनों के लिए हुआ। लेकिन अगर यही दो अगर ऐसे नहीं देकर के हम अगर ऐसे दे देते तो ये हाइड्रोजन के लिए नहीं हुआ, केवल क्लोरीन के लिए हुआ। समझ रहे ना? तब क्या हो जाएगा? केवल क्लोरीन के लिए। इसीलिए हम इसको यहां नहीं देकर के यहां देते हैं, ताकि दोनों के लिए, कि हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। तो अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा ना, किसे कहते हैं हम लोग? संतुलित। अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या दोनों जब बराबर बराबर होगी, क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। एनी प्रॉब्लम? परीक्षा में पूछता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। अब दूसरा हमारा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित किसे कहेंगे? तो देखिए वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या इससे तो या तो ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा या कम होगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? असंतुलित बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, देखिए अभी हमने दिया कि मान लीजिए Na प्लस Cl। क्लियर? अब यहां पर हम लिख देते हैं 2NaCl। क्या बताइए यहां सोडियम कितने हैं? 1। क्लोरीन कितने हैं? 1। इधर सोडियम कितने? 2। क्लोरीन कितने? 2। क्या एक रंग का हुआ?
नहीं ना हुआ, तो इसको बोलेंगे हम लोग असंतुलित। जब दोनों में, अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या दोनों में क्या हो जाती है, अंतर हो जाती है, भिन्न हो जाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग असंतुलित। क्लियर है? तो रासायनिक समीकरण समझ गए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत में जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होते हैं संतुलित और एक होते हैं असंतुलित। एक होते हैं संतुलित और एक होते हैं असंतुलित। ठीक है, एक होते हैं संतुलित और एक होते हैं असंतुलित। संतुलित में अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, जबकि असंतुलित में अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या से भिन्न होती है। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग पढ़ रहे थे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग जो उदाहरण है संतुलित करने के जो विधि हैं उसको देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, कोई भी रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित करना हो तो कैसे करते हैं। सबसे पहले बात तो समझिए कि संतुलित करते क्यों हैं, जरूरत ही क्यों पड़ती है हमें। अरे भाई आप समझिए कि अब एक बच्चे, एक घर का सदस्य कोई 1 केजी चावल लाया, 200 ग्राम दाल लाया, 1 लीटर पानी डाला, उसका खिचड़ी तैयार कर लिया, तो कम से कम वो खिचड़ी वजन कम से कम 2 लीटर 200 ग्राम यानी 2 केजी 200 ग्राम होना चाहिए, नहीं खिचड़ी का वजन, क्योंकि आपने 1 लीटर 200 ग्राम डाला था। लेकिन अगर उसमें से आधा किसी ने खा जाए तो आपको बराबर जांचना ना होगा रे कि कोई खा गया कि नहीं खा गया। कौन खाया? रोशनी खाई, देखो इसके मुंह में लगल है जुट्ठा। बाप रे बाप, चोरी मत कीजिए, चुरा के खा लेती है, बड़ा खराब लड़की है, रोजा रखी हुई है तभी वो खा लेती है। तो कहने का मतलब ऐसा है भाई कि कमा है कि नहीं कमा है, बढ़ गया क्या कि कोई पानी फेर दिया ऊपर से, ये जांचना जरूरी है। यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्यों करते हैं कि हमने जितना अभिकारक दिया क्या उत्पाद उतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमने अभिकारक जितना दिया उत्पाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कम रहा है कि ज्यादा हो रहा है। इसको जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इसको जांचने के लिए क्या करेंगे, अरे ज्यादा नहीं ना हो गया, कम नहीं ना हो गया, जांचना ना होगा, इसलिए संतुलित करते हैं ना। और कैसे संतुलित करते हैं, चलते हैं समीकरण की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं संतुलन करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ एक उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में है, बोलो तो बोले, लिखा हुआ Mg प्लस HCl, क्या लिखा हुआ है, HCl तीर MgCl2 प्लस H2। अब गौर कीजिए ये समीकरण है, क्या ये संतुलित हैं? नहीं है। कैसे नहीं है, सो देखिए। देखिए यहाँ Mg कितने हैं, एक है, हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, और क्लोरीन कितने हैं, एक है। अब उत्पाद में देखिए Mg कितने हैं, एक, क्लोरीन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, दो। क्या दोनों में बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो ये संतुलित नहीं हुआ। अब इसको संतुलित करना होगा, तो अनुमान विधि, अनुमान होता है, अनुमान विधि का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ है उसको उड़ा नहीं सकते हैं आप, उसमें बढ़ा सकते हैं। समझिए कि इसमें जो समीकरण में जो लिखा हुआ है ना ये 2, ये 2 को आप हटा नहीं सकते हैं, आप ये 2 को आप हटा नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तब बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि हम पहले ध्यान देते हैं पहला वाला में, तो पहला तो बराबर है तो हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां देखते हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। अगर इधर हम 1 बढ़ा दें, किसमें, अभिकारक में 1 बढ़ा दें, तो हमारा संतुलन होने की संभावना बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है। तो चलिए उतारिए, पहले दीजिए Mg, क्या दीजिए आप प्लस HCl, तो यहाँ 2 ना दे करके यहाँ 2 दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन भी बढ़ जाएगी। अब आगे बढ़िए, ये Mg का MgCl2 का Cl2 प्लस H2। अब गौर कीजिए Mg कितना हो गया हमारा, 1, हाइड्रोजन कितना हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 2। इधर भी देखिए Mg कितना, हाइड्रोजन कितना, क्लोरीन कितना, बराबर हो गया। अरे बराबर हो गया तो इसी तो संतुलित कहते हैं ना, इसी को तो संतुलित कहते हैं।
क्लियर? कैसे बनाया समझ रहे ना कि हमने क्या किया कि अभिकारक में हमने एक एक हाइड्रोजन परमाणु पहले जो था उसको हमने दो दो कर दिया, अर्थात अभिकारक में हमने दो बना दिया कि हमारा संतुलन हो गया। क्लियर? चलिए इसी तरह से और सारे उदाहरण हैं, इसको भी देख लेते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। देखिए जगह थोड़ा सा वहां कम है, यहां पर हम ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे देखिए हमारा एक उदाहरण है, बताओ बोरे क्या लिखा हुआ है, यहां देखो, यहां से बताओ। Al हाँ प्लस H2SO4 तीर Al2 कोष्ट SO4 कोष्ट बंद 3 प्लस H2, है ना। अब समझिए कि यहां पर क्या क्या दे रखा है। तब पहले तो Al है, फिर H है और SO4 है। क्लियर? आप H को अलग अलग भी लिख सकते थे, ऐसे ही लिख दिए। इसका मतलब है Al कितना है 1, H कितना है 2, SO4 कितना है, SO कितना हमारा 4 है, SO कितना हमारा 4 है। अगर SO4 यहां देंगे तब कितना आएंगे 1 आएंगे, कोई दिक्कत? अगर अलग अलग लिखिएगा S अलग तो 1, O4 कितना 4, लेकिन आप साथ में लिखेंगे तब कितना लिखेंगे 1 ही लिखिएगा। अब इधर देखिए Al कितना हमारा 2, SO4 कितनी हमारी हो गई 3, और ये H कितना हो गया हमारा 2। क्या ये संतुलित हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अभिकारक में जो है परमाणु 1 2 1 इधर हो गया 2 2 3, तब बराबर नहीं हुआ, तो संतुलित नहीं हुआ। अब संतुलन करने के लिए क्या करना होगा कि हमें अभिकारक में बढ़ाना पड़ेगा। तो आप उतारिए Al प्लस उतारिए H2SO4 तीर Al2SO4 3 प्लस H2। देखिए यहां पहले हम इसको बराबर करते हैं, पहले वाले को क्या करते हैं हम लोग बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए यहां पर ध्यान देंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इधर एक और बढ़ा देंगे तो हमारा काम चल सकता है, नहीं चल सकता है। अब क्या हुआ सो देखिए, अब हुआ Al कितने 2, H कितने 2, SO4 कितने 1, इधर देखिए Al कितने 2, H कितने 2, SO4 कितनी 3। अब थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि यहां पर आपने क्या देखा, 2 2 बराबर हो गए, 2 2 क्या हो गए बराबर हो गए, लेकिन यहां पर आकर के हो गया 3, अंतर हो गया। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम और आगे लेके चलते हैं। देखिए इसको आगे लेके चलेंगे तो लिखेंगे हम पहले 2Al प्लस H2SO4, क्योंकि इधर अभिकारक में बढ़ाना है 3 गो, तो 3 यहां कर देते हैं, 3 इधर कर देते हैं। इधर हो जाएगा हमारा जो पहले से रखा है Al2SO4 प्लस H2। अब देखिए, अब यहां फिर से देखिएगा, थोड़ा सा जगह उधर कम है इसलिए हम इधर ले लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं तब दिखाई पड़ेगा आपको। Al कितना है आपके पास देखिए तो 2, H2 कितना हो गया, H जो हो गया H 3 दूना 6, और SO4 कितना हो गया आपके पास 3। उत्पाद में देखिए कितना है, Al हो गया 2, Al हो गया 2, SO यहाँ पर सॉरी कोष्ट था, कोष्ट 3, तो SO3 कितना हो गए 3, और इधर कितना हो गए H2। अब गौर करके देखिए, एक चीज तो फिर बराबर हुआ, तो फिर मामला बीच वाला फंस गया, हाइड्रोजन वाला, कोई दिक्कत नहीं, फिर से इसको उतार लेते हैं। Al2 प्लस 3H2SO4 तीर Al2 कोष्टक SO4 3, और यहां जो आप लिख रहे थे H2, ये H2 को कर दीजिए ना 3, तो 3 दूना 6 नहीं पुर गया। अब देखिए Al आपको कितना हो गया इधर 2, H कितना हो गया 3 दूना 6, SO4 कितना हो गया 3, इधर देखिए Al कितना 2, H 3 दूना SO4 कितनी 3, बराबर हो नहीं गया। देखिए हमने क्या किया, बढ़ाया नहीं, सॉरी घटाया किसी को नहीं, हमने बढ़ाते गया। और देखिए एक ऐसे बढ़ाइएगा कि अभिकारक में बढ़ रहा है तो उत्पाद में बढ़ा दो, अगर उत्पाद में ज्यादा हो रहा है तो अभिकारक में बढ़ा दो, संतुलित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो हमने रासायनिक समीकरण को संतुलन करने का तरीका बताया। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। नहीं,
अब आगे हम लोगों का है रासायनिक समीकरण के क्या उपयोग हैं, क्या लाभ हैं, कैसे क्यों लिखते हैं हम लोग, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। आज तक का इतना ही रहेगा। हमारे अगले वीडियो जब आएंगे तब उसमें आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।